of Money by Morgan Housel. Chapter 1. No one's crazy. हम अपनी जिंदगी के दौरान इसके एक छोटे से पार्ट को ही एक्सपीरियंस कर पाते हैं और इसी के बेसिस पर हम ये मान लेते हैं कि दुनिया के कामकाज करने का यही तरीका है। लेकिन असल में सच्चाई ये है कि हम जो भी एक्सपीरियंस करते हैं वह हमारे सर्कमस्टांसेस, पालन पोषण के तरीके और दूसरे कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर जो इंसान गरीबी में पलकर बड़ा हुआ है, उस इंसान की सोच रिस्क और रिवॉर्ड के बारे में उस इंसान से बिल्कुल अलग होगी जो अमीरी में बड़ा हुआ है। एक रिसर्च के मुताबिक किसी भी इंसान की रिस्क लेने की कैपेसिटी उसकी पर्सनल हिस्ट्री पर डिपेंड करती है, ना कि उसकी एजुकेशन या इंटेलिजेंस पर। सभी लोगों का फाइनेंशियल डिसीजन एक दूसरे से अलग होता है, जो पूरी तरह से उसके एक्सपीरियंस और हालातों पर डिपेंड करता है। लोग अपने पैसों के बारे में कोई भी डिसीजन उस वक्त उनके पास मौजूद इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर ही लेते हैं। दरअसल हर एक शख्स यही सोचता है कि वह क्रेजी नहीं है और वह पैसों के बारे में सब कुछ जानता है। यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि दूसरों को दिखाने के लिए खर्चा करना आपके गरीब होने का सबसे सिंपल तरीका है और इस तरीके से आपका अमीर बने रहना बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोग पैसा कमाने के लिए नौकरी की तलाश में निकलते हैं, तो कुछ लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। इसका मतलब है कि हर एक शख्स पैसों के बारे में अलग तरीके से सोचता है और खुद को समझदार समझता है। इसीलिए उनका कहना है कि आप अपनी लिमिट को समझें और उन लोगों को देखें जिन्होंने जिंदगी में गरीब होने के बावजूद खूब पैसा कमाया है। आप भी उनसे इंस्पिरेशन लेकर जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और खूब पैसा कमा सकते हैं। चैप्टर 2. लक एंड रिस्क. हमारी जिंदगी में लक और रिस्क साथ साथ चलते हैं। हमारी कामयाबी में लक यानी किस्मत का भी एक अहम रोल होता है और ये हमारी जिंदगी पर काफी असर डालता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ लोग पैसों के मामले में बहुत लकी होते हैं, जैसे कुछ लोग पैदा ही अमीर घरों में होते हैं। अगर आप बिल गेट्स जैसे दुनिया के सबसे अमीर शख्स के घर में पैदा होते तो आप अपने आप ही अमीर होते। लेकिन दरअसल लक के साथ बुरी बात यह है कि इसे अपनी मर्जी के मुताबिक कंट्रोल नहीं किया जा सकता और हम अमीर बनने के लिए लक के सहारे नहीं बैठ सकते। पैसे कमाने का दूसरा तरीका होता है रिस्क लेना। बहुत से लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं और 9 से 5 वाली जॉब में लगे रहते हैं। वहीं कुछ लोग अपना बिजनेस सेटअप करके अपने बॉस खुद बन जाते हैं। लेकिन बहुत से बिजनेसेस डूब जाते हैं। इसलिए जानबूझकर बहुत ज्यादा रिस्क वाला काम करने की कोशिश ना करें, बल्कि बहुत सोच विचार करके और सही प्लानिंग के साथ एक कैलकुलेटेड रिस्क लें। चैप्टर 3. नेवर इनफ. हालांकि ये बात भी सच है कि पैसा लोगों का दिमाग खराब कर सकता है, लेकिन फिर भी बहुत से अमीर लोगों को उनका पैसा कभी भी इनफ यानी बहुत नहीं लगता। यहाँ ऑथर कहते हैं कि चाहे हमारे पास कितनी भी चीजें क्यों ना हो जाएं, लेकिन हम फिर भी दूसरों को देखकर खुद से कंपेयर करते हैं और हमेशा ऐसी चीजें चाहते हैं जो दूसरों के पास है। महंगी गाड़ियां और बंगले वगैरह होने के बाद भी लोग ये चाहते हैं कि उनके आइलैंड भी हो। इसीलिए अपने लालच में वह लोग ऐसे काम कर जाते हैं कि पूरी तरह से बदनाम ही हो जाते हैं। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर इतना लालच किस काम का? फिर विजय माल्या का एग्जाम्पल तो आप देख ही चुके हैं। इनफ का मतलब ये नहीं है कि आप कम में ही खुश हो जाएं और अपनी लाइफ मुश्किलों में गुजारें, बल्कि इनफ का ये मतलब है कि आपको इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि असल में कितना पैसा आपके लिए इनफ होगा। जबकि आपका पैसों के पीछे अंधाधुंध भागते रहना सिर्फ एक बेवकूफी ही है। इसलिए आपको कुछ ऐसी चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे रेपुटेशन, फैमिली, फ्रेंड, लव और आपकी खुशी वगैरह। किसी भी शख्स को एक ऐसा गोल बनाना चाहिए जिसके मुताबिक वह अपनी लाइफ में पैसा कमाने की एक लिमिट फिक्स करने के साथ साथ अपने मॉरल प्रिंसिपल का भी ध्यान रख सके और समाज के लिए भी चैरिटी में अपना योगदान दे सके। इस तरह से उसका पैसा अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि इस तरह से आपकी गुडविल बढ़ती जाती है और उसी के मुताबिक आपका पैसा भी बढ़ जाता है। चैप्टर 4. कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग. कंपाउंडिंग का मतलब है
कोई भी इन्वेस्टमेंट करने पर आपकी जो कमाई होती है उसे फिर से इन्वेस्ट कर देना। इसमें आपको अपने प्रिंसिपल अमाउंट पर मिलने वाले ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। ज्यादातर इन्वेस्टमेंट में सिंपल इंटरेस्ट ही मिलता है। वॉरेन बफे इसी सिद्धांत से इतने अमीर बने थे, लेकिन उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को 5 से 10 सालों में नहीं बल्कि 50 साल से ज्यादा टाइम में इतना ज्यादा बढ़ाया था। दरअसल वह उसे बार बार इन्वेस्ट कर देते थे और ऐसे शेयर्स चुनते थे जो कई गुना मुनाफा देते हों। इसके अलावा उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट वाली इन्वेस्टमेंट में ही अपना पैसा लगाया था। दरअसल कंपाउंडिंग के लिए एक बहुत लंबे टाइम की जरूरत होती है और वॉरेन बफे सिर्फ इसलिए सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि वह एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर थे, बल्कि वह इसलिए भी सक्सेसफुल हैं क्योंकि वह एक बहुत लंबे टाइम तक एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर बने रहे। चैप्टर 5, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। यहाँ पर यह कहा गया है कि एक शख्स को अमीर बने रहने के लिए उसके अंदर थोड़ा पागलपन और थोड़ी किफायत करने की आदत का होना जरूरी है। अक्सर बहुत से लोग बहुत सा पैसा कमाने के बाद उसे खो देते हैं। ऐसा बहुत से खिलाड़ियों और फिल्मी सितारों के साथ हुआ है, क्योंकि उन्हें इन्वेस्टमेंट की समझ नहीं थी। ना तो उन्होंने अपने पैसों को सेव किया और ना ही कहीं पर इन्वेस्ट किया, बल्कि वह अपने पैसों को अंधाधुंध खर्च करते गए। उन्हें लगा कि उनका पैसा कभी खत्म ही नहीं होगा। इसलिए सभी लोगों के अंदर पैसे की समझ का डेवलप होना बहुत जरूरी है। आप अपने सारे डिसीजंस इंडिपेंडेंट होकर लीजिए और ये सोचकर नहीं कि आपको किसी को दिखाना है या किसी ने किया था इसलिए मुझे भी करना है। यहाँ ऑथर कहते हैं कि जहाँ ऑप्टिमिस्टिक बने रहना और अपनी कोशिश पर यकीन रखने की बहुत जरूरत होती है, वहीं पैसे बचाने के लिए रिस्क से बचने, किफायती बनने और इस बात को एक्सेप्ट करने की जरूरत होती है कि आपकी कामयाबी में किस्मत का भी एक अहम रोल होता है। यहाँ किफायती होने का ये मतलब नहीं है कि आप एकदम से कंगाल लोगों की तरह रहें, बल्कि इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप बिना वजह ही अपने पैसे खर्च ना करें और फालतू के दिखावे में ना आ जाएं। इसलिए आप इस बात को पक्का कीजिए कि कहीं आप अपनी कमाई को फ्यूचर के लिए रखने की जगह उसे आज ही खर्च ना कर दें। आपको पैसा कमाने के साथ साथ जिंदगी में और भी जरूरी चीजों जैसे एक्सरसाइज, खेल, लर्निंग वगैरह इन सब पर अपना थोड़ा समय जरूर देना चाहिए, क्योंकि जिंदगी जीने का असली मजा इन छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजों को मेंटेन रखने में ही आता है। इनकी वजह से आप पूरी तरह से हेल्दी, वेल्दी और वाइज बने रहेंगे। आप अपने पास हमेशा 20% लिक्विड अमाउंट जरूर रखें। अगर मार्केट में अचानक गिरावट होती है तो आपको अपने शेयर्स बेचने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आप उस समय इस फंड के जरिए और ज्यादा शेयर खरीद सकते हैं। याद रखें, आपके पैसे जब भी बढ़ेंगे तो कंपाउंडिंग के जरिए ही बढ़ेंगे, इसलिए आप इसमें कोई रुकावट मत आने दीजिए। आपकी फाइनेंशियल सक्सेस के लिए ये 3 अहम चीजें जिम्मेदार होती हैं। 1. हाई सेविंग रेट। 2. पेशेंस। 3. लॉन्ग टर्म ऑप्टिमिज्म। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का आपके रिटर्न पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है, लेकिन ये पता लगा पाना कि कौन सा इन्वेस्टमेंट लंबे टाइम में सबसे ज्यादा प्रॉफिट देगा करीब करीब नामुमकिन होता है। कोई भी इंसान हमेशा ही सही डिसीजंस नहीं ले सकता है, लेकिन एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए आपको 10 में से सिर्फ 6 बार सही होने की जरूरत होती है। यानी आपका फेलियर भी सक्सेस का ही एक हिस्सा है। जब भी आप टॉस करने के लिए एक सिक्का उछालते हैं तो जरूरी नहीं कि आप जीत ही जाएंगे, लेकिन उसे बार बार उछालते रहने पर ये पॉसिबिलिटी जरूर है कि आप जीतने में कामयाब भी हो सकते हैं। इसी तरह किसी भी काम को बार बार करते रहने से भले ही पहली बार में कामयाबी ना मिले, लेकिन आखिरकार कामयाबी मिलकर ही रहती है। अगर आपका बिजनेस पहली बार फेल हो गया हो तो आप फिर से ट्राई कीजिए और तब तक ट्राई करते रहिए जब तक कि आप सफल ना हो जाएं। इस तरह से आप फेल होकर भी अमीर बन सकते हैं। चैप्टर 7, फ्रीडम। यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि असली पैसा वो होता है जो आपको टाइम से आजादी दे। यानी आपके पैसे की सबसे अच्छी फॉर्म वो होती है जिसमें आप जो करना चाहें वो कर सकें। एक रिसर्च में ये पता लगाया गया है कि कौन सी चीजें लोगों को खुशी देती हैं, और ये पाया गया कि वैसे तो हर कोई खुश रहने के लिए अलग अलग चीजें चाहता है, लेकिन उनमें से एक चीज ज्यादातर लोगों में कॉमन थी। जैसे खुश रहने के लिए आपकी लाइफ के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल होना, अच्छी सैलरी, एक बड़ा घर और एक प्रेस्टिजियस जॉब से भी ज्यादा मायने रखता है।
जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आप नहीं करना चाहते, तो जाहिर सी बात है कि आप उस काम से नफरत करते हैं। कुछ लोग खुश रहने के लिए पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन उन्हें इसके लिए दिन भर कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उनके पास अपनी लाइफ को एंजॉय करने का टाइम ही नहीं बचता। ज्यादातर लोग अच्छे दोस्त बनाना और अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं। इसीलिए उन्हें ये लगता है कि ऐसा पैसा किसी काम का नहीं है जिसे कमाने के लिए वह अपनी ये इच्छाएं भी पूरी ना कर सके। आप बहुत से कामों को आउटसोर्स कर सकते हैं। आउटसोर्स का मतलब है कि आप पैसा खर्च करके बहुत सी सर्विसेज को हासिल कर सकते हैं और अपने लिए एक क्वालिटी टाइम बचा सकते हैं। चैप्टर 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स। जब भी आप किसी शख्स को एक अच्छी सी और महंगी गाड़ी चलाते हुए देखते हैं, तो आपके मन में ये विचार नहीं आता होगा कि वाह, इस गाड़ी का ओनर कितना कूल है। बल्कि आपके दिमाग में सबसे पहले ये बात आती है कि काश अगर मैं इस गाड़ी का ओनर होता तो शायद सब लोग मुझे कितना कूल समझते। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके पास अच्छी और महंगी चीजें होंगी तो लोग आपकी तारीफ करेंगे, जबकि अगर आप खुद को दूसरों की जगह रख कर देखें तो आप खुद ही ओनर की तारीफ नहीं करेंगे। दरअसल हम इंसानों की सोच ही ऐसी होती है कि अगर हम अमीर होंगे तो लोग हमारी तारीफ करेंगे, हमें ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे और हमें पसंद भी करेंगे। लेकिन दूसरे लोग आपके बहुत पैसे वाला होने की वजह से आपको पसंद नहीं करते, बल्कि वह आपकी अमीरी को एक बेंचमार्क बनाकर खुद ये सोचते हैं कि अगर वो भी आपके जैसे पैसे वाले होते तो सब लोग उनकी भी तारीफ करते और उनको ज्यादा पसंद करते। आप खुद के लिए जैसा रिस्पेक्ट और तारीफ दूसरे लोगों से करवाना चाहते हैं, सिर्फ पैसा ही वह सब नहीं करवा सकता, बल्कि ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता और काइंडनेस और एम्पैथी यानी हमदर्दी ऐसी चीजें हैं जो पैसे के मुकाबले लोगों की नजरों में आपको ज्यादा पसंदीदा और रिस्पेक्टेड बना सकती हैं। इसलिए मटीरियलिस्टिक चीजों के पीछे इतना मत भागिए। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो उससे नए एक्सपीरियंसेस हासिल कीजिए और किसी की हेल्प कीजिए या कहीं घूमने जाइए। ऐसा करने से आपकी लाइफ टाइम के लिए अच्छी मेमोरीज बन जाएंगी और यही आपकी असली खुशी का राज भी है। चैप्टर 9, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। इस चैप्टर में बताया गया है कि ज्यादातर महंगी और फैंसी कार चलाने वाले लोग असल में ज्यादा अमीर नहीं होते हैं। वह अपना ज्यादातर पैसा महंगी कार पर ही खर्च कर देते हैं। एक महंगी कार खरीद लेने से ऐसे लोगों के बारे में ये पता नहीं चलता है कि उन्हें वाकई में पैसों की सही समझ है, बल्कि सच्चाई तो ये है कि ऐसे लोगों को पैसे की बिल्कुल भी समझ नहीं होती। दरअसल हम में से ज्यादातर लोग दूसरे लोगों को बाहरी इंफॉर्मेशन की बेसिस पर ही जज कर लेते हैं, जैसे कोई शख्स कौन सी गाड़ी चलाता है, वह कैसे घर में रहता है और वह किस तरह के कपड़े पहनता है वगैरह। लेकिन असल में वेल्थ नजर नहीं आती है। ये ऐसे एसेट्स होते हैं जिन्हें बाहरी दिखावटी चीजों में नहीं बदला जाता है, जैसे इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी और बिजनेस वगैरह। आपका अमीर होना सिर्फ आपकी मौजूदा इनकम को दिखाता है, लेकिन आपके वेल्दी होने का मतलब है कि आपकी मौजूदा इनकम और सेविंग्स मिलाकर इतनी ज्यादा होनी चाहिए ताकि आप फ्यूचर में बिना किसी परेशानी के अपने पैसे खर्च कर सकें। रिच होने का मतलब ये नहीं है कि आप वेल्दी भी हैं। एक अमीर शख्स दिखने की आपकी इच्छा के पीछे एक बड़ी वजह यह है कि लोगों के लिए एक रिच रोल मॉडल को तलाश करना काफी आसान होता है, क्योंकि ऐसे लोग आसानी से नजर आ जाते हैं। लेकिन वहीं पर एक वेल्दी रोल मॉडल ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वेल्थ हमेशा छिपी रहती है। चैप्टर 10, सेव मनी। आपके खर्च करने के बाद बचे हुए पैसों को जमा करना ही वेल्थ कहलाता है। दरअसल वेल्थ को जमा करने के लिए आपको एक हाई इनकम की जरूरत नहीं होती है, बल्कि इसके लिए आपको हाई सेविंग्स की जरूरत होती है। आपकी वेल्थ की वैल्यू आपकी इच्छा और जरूरत के ऊपर डिपेंड करती है। आपकी सेविंग्स आपकी ईगो और आपकी इनकम के बीच का एक गैप होती है। आपकी सेविंग्स को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका आपकी इनकम को बढ़ाना नहीं होता, बल्कि आपकी ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता को बढ़ाना होता है। आप अपनी इच्छाओं को कम करके अपने खर्च को कम कर सकते हैं, और आप अपनी इच्छाएं तभी कम कर सकते हैं जब आप इस बात पर ज्यादा ध्यान ना दें कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। आपके पास पैसा बचाने के लिए किसी भी तरह की वजह का होना जरूरी नहीं है।
बिना किसी गोल के सेविंग करना आपको लॉन्ग रन में फ्लेक्सिबिलिटी देता है और आपके पास हर चीज के लिए ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है, जिसका मतलब है कि आप किसी अच्छी जॉब का वेट कर सकते हैं या आप कोई नई स्किल सीखने के लिए टाइम निकाल सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि बचत करने के मामले में तीन तरह के लोग पाए जाते हैं। पहले वो जो ये सोचते हैं कि उन्हें बचत करने की जरूरत नहीं है। दूसरे वो जो ये सोचते हैं कि वे बचत नहीं कर सकते। और तीसरे वो जो बचत करते हैं और वक्त के साथ साथ बहुत वेल्दी बन जाते हैं। उनका बुढ़ापा आराम से कटता है। लेकिन पहली और दूसरी तरह के लोग अपनी बाकी उम्र तंग हाल की जिंदगी गुजारते हैं और दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। वे स्वभाव से बहुत कड़वे भी हो जाते हैं। इसीलिए आप इन सब परेशानियों से बचने के लिए आज से ही बचत करना सीखिए और बचे हुए पैसों को इन्वेस्ट कीजिए। चैप्टर 11, रीजनेबल और रैशनल। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि आप एक रोबोट नहीं हैं, बल्कि एक इंसान है। इसीलिए आपसे गलतियां होना भी एक आम बात है। आप पूरी तरह से रैशनल होकर अपने फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं ले सकते। रैशनल का मतलब डिसीजन लेने के लिए इमोशनल होने की जगह लॉजिकल थॉट्स का इस्तेमाल करना होता है। आपको रैशनल से ज्यादा रीजनेबल होने पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि ये ज्यादा रियलिस्टिक है और लॉन्ग रन में आपके अमीर बनने के चांसेस को भी बढ़ाता है। ऑथर के मुताबिक ज्यादातर लोग अपने देश की ही कंपनियों में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, क्योंकि फेमिलियर कंपनियों के बारे में आपको पूरी जानकारी होती है और आपके लिए ऐसा करना पूरी तरह से रीजनेबल भी होता है। कुछ लोग इतना सोच विचार करते हैं कि कुछ कर ही नहीं पाते। वे लॉजिकल होने के चक्कर में हर चीज में परफेक्शन लाने की सोचते हैं और थोड़ी सी भी कमी रहने पर उस काम को आगे नहीं बढ़ाते। ऐसा करने की जगह आपको ये देखना चाहिए कि आपने जो प्लान किया है उससे काम चल जाएगा या नहीं। मिसाल के तौर पर लाखों डॉलर कमाने वाले ब्लॉग के बारे में सोचते रहने से अच्छा है कि आप शुरू में हजारों कमाने वाला ब्लॉग लगा लिया जाए, फिर चाहे उसमें कोई कमी ही क्यों न रह गई हो। एक बार आप पहला ब्लॉग लगा लें, उसके बाद उससे जो थोड़ी इनकम होगी उसे इन्वेस्ट करके आप दूसरा ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। आप इसी तरह से स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए। हालांकि उनमें हर महीने उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन लंबे समय में वे प्रॉफिट ही देते हैं। चैप्टर 12, सरप्राइज। यहाँ ऑथर का कहना है कि हिस्ट्री पास्ट में हुए सरप्राइजिंग इवेंट्स की स्टडी होती है, लेकिन दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट्स और इन्वेस्टर्स का ये मानना है कि इसे फ्यूचर के लिए एक गाइड के तौर पर देखा जा सकता है। आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि आप हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को फ्यूचर के मैप के तौर पर नहीं देख सकते हैं। दरअसल इन्वेस्टिंग करना कोई हार्ड साइंस नहीं है, इसीलिए ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जैसा पास्ट में हो चुका है वैसा ही फ्यूचर में भी हो सकता है। यह एक ऐसी फील्ड है जहां बहुत सारे लोग पूरी जानकारी ना होने की वजह से अक्सर गलत डिसीजंस ले लेते हैं। अगर हम स्टॉक मार्केट में आने वाले रिसेशन यानी मंदी की हिस्ट्री को देखें, तो सन 1800 के दौरान हर 2 साल में रिसेशन आता था, जबकि 20वीं सदी में यह गैप बढ़कर 5 साल हो गया। और पिछले 50 सालों का डेटा देखने पर पता चलता है कि यह गैप करीब 8 साल का हो गया है। हो सकता है कि फ्यूचर में यह गैप और ज्यादा या फिर इससे कम हो जाए। इसीलिए आप रिसेशन की हिस्ट्री को देखकर कभी भी ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि अगला रिसेशन कब आएगा। इसीलिए आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को लेते वक्त पास्ट में हुए इवेंट्स को देखकर अपने फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शंस ना करें। यहाँ ऑथर कहते हैं कि आपको जिंदगी में हमेशा सरप्राइज के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि पैसों को लेकर आपको कभी भी सरप्राइज मिल सकता है। बहुत से लोग कोरोना वायरस की महामारी के आने से पहले शेयर मार्केट में बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे, लेकिन अचानक से इसकी वजह से सारा मार्केट धड़ाम से गिर गया और बहुत से लोगों को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन बाद में फिर से मार्केट ऊपर चला गया। इसी तरह से भले ही आप किसी कंपनी को बहुत अच्छा समझते हो, लेकिन अगर उसमें कोई घोटाला हो जाए तो वह डूब जाती है और उसके साथ आपका पैसा भी डूब सकता है। आप इस तरह की चीजों के लिए हमेशा चौकन्ने रहिए। चैप्टर 13, रूम फॉर एरर। यहाँ ये बताया गया है कि किसी भी चीज के लिए पहले से ही बिल्कुल परफेक्ट फोरकास्टिंग करना यानी सही सही अंदाजा लगा पाना तकरीबन इम्पॉसिबल होता है।
इसीलिए अक्सर एक मार्जिन ऑफ एरर को रखा जाता है, जिसकी वजह से फोरकास्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं रह जाती है। लेकिन हम लोग एक सही मार्जिन ऑफ एरर को तय नहीं कर पाते। दरअसल सही रूम्स फॉर एरर को ना रख पाने की कुछ अहम वजहें होती हैं। जैसे पहली वजह है, आम तौर पर इंसानी दिमाग उन चीजों या लोगों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है जो उन्हें पूरी सर्टेनिटी देते हैं, यानी जो अपनी सच्चाई का पूरा भरोसा देते हैं। और हम लोग रूम फॉर एरर पर ज्यादा ध्यान देने की जगह उन लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो पूरे यकीन के साथ इस तरह की चीजें कहते हैं कि इस हफ्ते ये स्टॉक ऊपर जाएगा या ये कैंडिडेट इलेक्शन हार जाएगा वगैरह। दूसरी वजह यह है कि हम लोग अक्सर दूसरे लोगों की लाइफ में रूम फॉर एरर देखने में कामयाब रहते हैं, लेकिन अपनी लाइफ में रूम फॉर एरर नहीं देख पाते हैं। ऑथर कहते हैं कि पैसा कमाने के दौरान हर किसी से गलती हो सकती है, लेकिन उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। गलती से होने वाले नुकसान से बचने के लिए आप हमेशा अपने पास कुछ रिजर्व कैश जरूर रखें। सारा पैसा एक साथ इन्वेस्ट मत कर दीजिए। वॉरेन बफे ने कहा है, कैश इज द किंग। जब यस बैंक का शेयर गिरा था तो बहुत से इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन कुछ लोगों के पास कैश बचा था, जिसका फायदा उठाकर उन्होंने गिरे हुए दाम पर शेयर्स खरीद लिए और एवरेज कर लिया। इससे उनका नुकसान कम हो गया। इसलिए बुरे समय के लिए कुछ फंड जरूर रिजर्व में रखें। चैप्टर 14, यूल चेंज। यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि आप आसानी से अपने फ्यूचर गोल को इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक इस बात का पता चला है कि लोग इस बात से तो अवेयर रहते हैं कि पास्ट से लेकर अब तक वह कितना बदल चुके हैं, जबकि वह इस बात को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि फ्यूचर में वह कितना बदल जाएंगे। अगर आप भी ये पता लगाना चाहते हैं कि आप फ्यूचर में कितना बदल जाएंगे, तो आप इन दो बातों का ध्यान रखिए। पहला ये कि आप कभी भी लो इनकम के साथ खुश रहने की प्लानिंग मत कीजिए, और ना ही घंटों तक लगातार काम करने की प्लानिंग कीजिए। और दूसरा ये कि आप इस बात को एक्सेप्ट करें कि आप कभी भी अपना माइंड चेंज कर सकते हैं। दरअसल हमारी रियलिटी वक्त के साथ बदलती रहती है, इसीलिए हमें भी अपने गोल्स और स्ट्रैटेजीज को सिचुएशन के मुताबिक बदलते रहना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि आपने जो भी सपने और गोल्स आज बनाए हैं, हो सकता है वे कभी पूरे ना हो, लेकिन फ्यूचर में हम कुछ नया भी कर सकते हैं। आप अपने पास्ट में ही जीते ना रहे, और ये मत सोचिए कि स्कूल या कॉलेज में आपके मार्क्स तो बहुत कम थे, इसलिए आप अच्छे स्टूडेंट नहीं थे। असल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका फ्यूचर आपके पास्ट पर डिपेंड नहीं होता। आप जब चाहें अपना फ्यूचर बना सकते हैं। कोई भी शख्स कभी भी छोटा सा बिजनेस लगाकर भी लाखों करोड़ों कमा सकता है। इसीलिए आपके दिमाग में समाज के नाम पर जो फालतू का डर भरा हुआ है, उसे बाहर निकाल दीजिए और असली किताबें पढ़कर नया ज्ञान हासिल कीजिए। चैप्टर 15, नथिंग्स फ्री। यहाँ पर ये बताया गया है कि असल में ज्यादातर चीजें थ्योरी के मुकाबले प्रैक्टिकल में ज्यादा मुश्किल होती हैं। हम लोगों में ओवर कॉन्फिडेंस की एक टेंडेंसी मौजूद होती है। इसी वजह से हम आम तौर पर किसी चीज के पीछे लगने वाले एफर्ट्स और कॉस्ट को नहीं देख पाते। हर काम बाहर से देखने पर बहुत आसान लगता है, क्योंकि किसी काम में आने वाले चैलेंजेस को वही फेस करता है जो एक्चुअल में उस काम को करता है। दरअसल इन्वेस्टमेंट में आपका सिर्फ पैसा ही नहीं लगता, बल्कि उसमें वॉलेटिलिटी यानी अस्थिरता, फियर, डाउट, अनसर्टेनिटी और रिग्रेट भी शामिल होते हैं। इसीलिए अगर आप अच्छे रिटर्न्स पाना चाहते हैं, तो आपको वॉलेटिलिटी की कीमत चुकानी होती है। अगर आप ये कीमत नहीं चुकाते हैं, तो आपको मिलने वाले रिटर्न्स आपकी उम्मीद से काफी कम होंगे। इन्वेस्टमेंट में बहुत सी साइकोलॉजिकल फीस भी जुड़ी होती है। इन्हें आप किसी फीस की तरह ही देखिए, ना कि किसी फाइन यानी जुर्माने की तरह, क्योंकि फाइन्स आमतौर पर गैर जरूरी और अनफेयर हो सकते हैं, लेकिन फीस हमेशा जरूरी और सही होती है। वॉलेटिलिटी, फियर और अनसर्टेनिटी एक तरह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की एडमिशन फीस होती है। दरअसल फ्री में कुछ भी नहीं आता। अगर आपको कुछ बड़ा करना है और आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि पहले कुछ साल जॉब कर लीजिए। बहुत से सुपरस्टार्स भी काफी छोटी मोटी जॉब करते थे। उस पैसे से ही उन्होंने सही ट्रेनिंग ली और पोर्टफोलियो वगैरह बनवाए। इसी तरह से बिजनेस के लिए भी पैसा चाहिए होता है। आप शुरू में बहुत छोटी रकम से भी ऐसा बिजनेस शुरू कर सकते हैं,
जिसे बाद में स्केल अप किया जा सकता है। चैप्टर 16, यू एंड मी। यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि हम लोग आमतौर पर दूसरों को देखकर ही अपने बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, जिनमें फाइनेंशियल डिसीजंस भी शामिल होते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हर कोई अपना एक अलग गेम खेलता है, इसलिए आप अपने से अलग गेम खेल रहे किसी भी शख्स को कभी भी खुद से कंपेयर ना करें। दरअसल हर इन्वेस्टर का गोल और इन्वेस्टिंग पीरियड अलग होता है, इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय आंख बंद करके दूसरों की नकल ना करें, क्योंकि आपको ये नहीं पता होता है कि आपके सामने वाला शख्स किस चीज में और कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। दरअसल पैसा कभी भी अकेले नहीं कमाया जाता, आपको हमेशा दूसरों की हेल्प लेनी ही पड़ती है। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, यानी अगर आप एक शांत और शर्मीले स्वभाव के शख्स हैं, तो भी आपको दूसरों से डील करना सीखना होगा। जितना आप मी यानी खुद को इम्पोर्टेंस देते हैं, उतना ही दूसरे शख्स यानी यू को भी दीजिए। आपको हमेशा दूसरे लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि अच्छे टैलेंटेड लोग हमेशा रिस्पेक्ट को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। आप कभी भी दूसरे लोगों के सामने अपनी ईगो ना दिखाएं, तभी वह लोग आपके लिए दिल से काम करेंगे। चैप्टर 17, द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। यहाँ ये कहा गया है कि ज्यादातर हम लोग पेसिमिज्म यानी निराशावाद पर ऑप्टिमिज्म यानी आशावाद के मुकाबले ज्यादा ध्यान देते हैं। ऑप्टिमिज्म के बारे में आमतौर पर ये माना जाता है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा और आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तो सिर्फ कहने की बात है। दरअसल ऑप्टिमिज्म एक बिलीफ है, जिसका मतलब है कि भले ही रास्ते में बहुत सी रुकावटें क्यों ना हो, लेकिन ऑड्स यानी आपके खिलाफ सिचुएशंस भी लॉन्ग रन में आखिरकार आपके फेवर में हो जाएंगी। हम लोग अक्सर पेसिमिज्म के मुकाबले में ऑप्टिमिज्म पर ज्यादा ध्यान इसीलिए नहीं देते हैं, क्योंकि ये बहुत सी वजहों से ऑप्टिमिज्म के मुकाबले में काफी आसान है। इसकी पहली वजह यह है कि हम ऐसे लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो हमें ये बताते हैं कि हम किसी खतरे में हैं, बजाय इसके कि हम सेफ हैं। जबकि दूसरी वजह यह है कि आजकल की मीडिया ऑप्टिमिस्टिक या पॉजिटिव न्यूज की बजाय पेसिमिस्टिक या नेगेटिव न्यूज को ज्यादा दिखाती है, क्योंकि उन्हें भी ये पता है कि लोग ऐसी खबरों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और तीसरी वजह यह है कि आमतौर पर किसी भी चीज की प्रोग्रेस धीमी होती है, लेकिन वहीं डिस्ट्रक्शन या फेलियर बहुत जल्दी होता है, जिसकी वजह से हम लोग प्रोग्रेस को अनदेखा कर देते हैं, जबकि हम अभी हाल ही में हुए किसी नेगेटिव इवेंट की तरफ ज्यादा टेंशन देते हैं। इसी की वजह से शॉर्ट टर्म का पेसिमिज्म लॉन्ग टर्म के ऑप्टिमिज्म पर भारी पड़ जाता है। ऑथर कहते हैं कि हालांकि हर कोई हमें ऑप्टिमिस्टिक बनने के लिए कहता है, लेकिन फिर भी ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म किसी काम का नहीं होता। अक्सर ये हमें बहुत नुकसान पहुंचाता है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई बच्चा पढ़ाई न करे लेकिन ये उम्मीद रखे कि वह पास हो जाएगा, तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर किसी शख्स में टैलेंट ना हो और वह बॉलीवुड चला जाए, तो वह कभी भी सिर्फ अपनी उम्मीद के भरोसे कामयाब नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपकी जिंदगी में पेसिमिज्म यानी निराशावाद का होना भी जरूरी है। आपको ये देखना चाहिए कि कौन सा काम मुश्किल है या आसानी से नहीं होगा। फिर आपको उसमें अपनी स्किल डेवलप करने के लिए लगातार मेहनत करनी होगी। इसलिए ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म में बैलेंस बनाकर चलिए, तभी आप अपने काम में कामयाब हो पाएंगे। चैप्टर 18, व्हेन यू बिलीव एनीथिंग। ऑथर कहते हैं कि स्टोरीज या कहानियां स्टैटिस्टिक्स के मुकाबले ज्यादा पावरफुल होती हैं। वो यूएस का एग्जाम्पल देते हुए आगे कहते हैं कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के पहले और उसके बाद में अमेरिका में बहुत कम बदलाव नजर आए, बल्कि 2009 तक काफी चीजें पहले से बेहतर हो गई। जैसे कि हेल्थ केयर मेडिसिन में बहुत इंप्रूवमेंट हुए, टेक्नोलॉजी भी पहले से काफी बेहतर हो गई और सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत बढ़ गया। लेकिन ऑथर मॉर्गन हाउसर स्टैटिस्टिकल डेटा को देखकर हैरान रह गए कि 2007 से 2009 के बीच अमेरिका की इकोनॉमी को 16 लाख करोड़ का नुकसान हुआ और करीब 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने अपने जॉब्स गंवा दिए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2007 तक लोगों का मानना था कि हाउसिंग प्राइसेस और बढ़ेंगे, क्योंकि उस वक्त लोगों को बैंकर्स और फाइनेंशियल मार्केट स्टेबल और एक्यूरेट नजर आ रहे थे। लेकिन 2009 तक लोगों का इस कहानी पर से भरोसा खत्म हो गया और यही इकलौती ऐसी चीज थी जो बहुत ज्यादा बदल चुकी थी।
और यही चीज बहुत ज्यादा मैटर करती थी। हमारी फाइनेंशियल वर्ल्ड की दुनिया किसी भी और चीज के मुकाबले स्टोरीज पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है।